तो आज का टॉपिक जो है अपना वो क्या है, बर्नौली थ्योरम। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं एक बात कह देता हूँ आप सब लोगों को कि देखो, आप चीज़ों को समझते तो हो पर 100% समझते नहीं हो, मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं समझते हो आप चीज़ों को। आप है ना, मतलब इस तरीके से समझते हो कि एग्ज़ाम में लिखने के लिए वो पर्याप्त हो जाए आपके पास। तो एक बात समझ लो मेरी, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना बेवकूफ़ी माना जाएगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में पास तो हो गए पर आपने सीखा नहीं तो किसी मतलब की नहीं हो एग्ज़ाम। भले आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ पर आपने अगर सीखा बहुत कुछ है। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और चीज़ों की भी बात कर रहा हूँ। तो वो जो आपने समय दिया है अपना, वो काम आएगा। पर आपने आपने अपना समय इसमें गवा दिया है कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी में, और एग्ज़ाम में पास तो हो गए आप पर कुछ सीखा नहीं, कुछ लर्न नहीं करा, तो वो बेकार है समय। आपने अपनी ज़िंदगी के उन सालों को, उन महीनों को ख़राब करा है ना। तो इसलिए अपन कुछ भी पढ़ो तो उसको समझो और प्रैक्टिकल लाइफ से उस चीज़ों को रिलेट करके समझो। इसलिए आने वाली वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रैक्टिकल्स के थ्रू चीज़ों को समझाऊँ। ठीक है। तो अपना आज का टॉपिक है बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम पढ़ते हैं अपन। हमने जो स्टैटिक, ये जो बर्नौली थ्योरम है, ये स्टैटिक फ्लूइड की बात नहीं करते अपन, STATIC की। स्टैटिक फ्लूइड जो रहता है अपना, जैसे कि एक बीकर हो गई अपनी, है ना। इस बीकर के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है ये अपनी जगह पे स्थिर है। या तो बीकर मान लो या कुआं मान लो, वेल, हाँ, यानी कि कुआं। तो इस कुएं के अंदर जो पानी रहता है वो अपनी एक ही पोजीशन पे रहता है, नदी की तरह बहता नहीं है, है ना। तो बर्नौली थ्योरम में अपन स्टैटिक फ्लूइड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस फ्लूइड की जो बहता है। ये नली है, इसके अंदर से जो फ्लूइड बह रहा है, ये नदी मान लो आप, है ना, नली या नदी। इसके अंदर से जो फ्लूइड आपका बह रहा है, अपन बर्नौली थ्योरम जो है इसी फ्लूइड की बात करती है। आई बात समझ में आपके? इसको आप मान लो पाइप या रिवर। यानी कि जो बर्नौली थ्योरम अभी अपन पढ़ेंगे, बर्नौली थ्योरम, ये अपनी जो स्टैटिक फ्लूइड है जो कि एक जगह पे रहता है, उसके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए अपन इस थ्योरम को यूज़ नहीं करेंगे, है ना। यार ये कैमरा बहुत छोटा है इसका। बर्नौली थ्योरम अपन यूज़ करेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड को समझने के लिए। फ्लो ऑफ फ्लूइड, बर्नौली थ्योरम में अपन फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है। तो अपन कुछ अजम्पशन लेंगे, एक आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि ये थ्योरम है तो इसको एक आइडियल फ्लूइड के लिए ही अपन ने जो है, अपन ने नहीं, बर्नौली भाई साहब ने, बर्नौली साइंटिस्ट था एक, उसने इस थ्योरम को डिराइव किया है। तो इट इज़ फॉर आइडियल फ्लूइड। वैसे जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं है तो ये गलत, पर इसको अपन डीप स्टडी करेंगे तब जाके पता चलेगा कि ये थ्योरम भी गलत है ना। और इतना डीप में अपने सिलेबस में है नहीं, अपन इसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। वैसे तो बिल्कुल बेकार थ्योरम है, हकीकत में ऐसा होता नहीं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऐसा इसमें होता तो है हकीकत में, पर एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता जैसा बर्नौली ने बताया था। तो अपन आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज समझते हैं कि ऐसा फ्लूइड जिसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती है, नो चेंज इन डेंसिटी, यानी उसका घनत्व हर जगह बराबर रहेगा। पर ऐसा एक्चुअल फ्लूइड में होता नहीं है। कंप्रेसिबल फ्लूइड जो रहता है, जो कंप्रेस हो जाता है, उसकी डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। तो मेन अपन को ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती है ना। और क्या होता है आइडियल फ्लूइड के अंदर? इसके अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। यानी कि फ्लूइड ऐसे फ्लो हो रहा है तो सीधे सीधे फ्लो होगा, बीच में ऐसे अपन ऐसे गोल गोल बन जाता है ना पानी के अंदर, कहीं नदी वगैरह में देखना आप, ऐसा बन जाता है। तो हम क्या मान रहे हैं कि ऐसा नहीं बनेगा। फ्लूइड जो है एकदम स्टेडी स्ट्रीम लाइन फ्लो में चलेगा, एक सरीका बहेगा उसमें, जो है ऐसे बीच में कहीं पे गड्ढे वगैरह नहीं होंगे। जैसे फ्लूइड है अपना, एकदम स्ट्रेट ऐसे बहेगा। अगर पाइप के अंदर है, उसके अंदर ऐसा टोर्नेडो टाइप या वोल्केनोस इस तरीके से कुछ बनेगा नहीं, यानी उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो ज़ीरो होगी। तीसरी बात, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा अपना, यानी कि एकदम स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन फ्लो।
स्ट्रीमलाइन का फ्लो मतलब कि जो एक पार्टिकल से, है ना, ये ए से बी गया, तो इसके जो पीछे वाला पार्टिकल है वो भी ए पोजीशन पे ही आएगा, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। यानी कि सारे पार्टिकल्स एक के पीछे एक ही चलते जाएंगे, इसी को अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। यानी कि प्रीवियस पार्टिकल फॉलोज द पाथ ऑफ द नेक्स्ट पार्टिकल। ये कौन सा पार्टिकल? प्रीवियस पार्टिकल। प्रीवियस यानी कि पहले वाला पार्टिकल। और ये कौन सा पार्टिकल है? अपना नेक्स्ट पार्टिकल। तो जो पहले वाला पार्टिकल है ये इस पार्टिकल का पाथ जो है उसको फॉलो करेगा, यानी कि एक के पीछे एक पार्टिकल्स चलेंगे, इसी को अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीन अजम्पशन के ऊपर ही अपनी जो है ये बेस्ड है बर्नौली थ्योरम। अजम्पशन नहीं बोलेंगे इनको, अपन आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एक आइडियल फ्लूइड की? आइडियल मतलब जो कि एक्चुअल में जो है हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ एक आइडियल कंडीशन होती है जो हम मानते हैं, पर ऐसा होता नहीं। आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती, यानी कि इस तरीके से घूमेगा नहीं फ्लूइड कोई बवंडर टाइप, जैसे बोतल में अपन बचपन में ऐसे बनाते थे ना घुमा घुमा करके, वैसा कुछ फ्लूइड ऐसा कुछ शो नहीं करेगा, वो एकदम सीधा सीधा फ्लो करता जाएगा। और तीसरी चीज़ होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी कि प्रीवियस पार्टिकल फॉलोज द पाथ ऑफ नेक्स्ट पार्टिकल। ये पार्टिकल अगर ए से बी गया है तो इसके पहले वाला पार्टिकल भी ए पे आएगा फिर बी पे जाएगा, यानी कि एक ही पाथ को फॉलो करेंगे सारे पार्टिकल्स। इसी को अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। पर अपन मान रहे हैं कि आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ ऐसी है, तो अपन आइडियल फ्लूइड के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, इन तीन अजम्पशन पे बेस्ड है। तो अपन इसको समझ लेते हैं बर्नौली थ्योरम में होता क्या है। तो बर्नौली थ्योरम जो है उसको समझने से पहले अपने को कुछ चीज़ें को समझना पड़ेगा। क्या चीज़ समझनी पड़ेगी? अपने को रेट फ्लो समझना पड़ेगा, रेट ऑफ फ्लो। तो ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, रेट ऑफ फ्लो। ये होता क्या है रेट ऑफ फ्लो, इसको समझते हैं। तो ये अपना एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप में अपना पानी जा रहा है। पानी का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाएगा आपको। तो रेट ऑफ फ्लो क्या बोलता है अपने को क्या बोलता है रेट ऑफ फ्लो? कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन पर यूनिट टाइम। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक सेकंड के अंदर या एक यूनिट टाइम के अंदर इस पूरे पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड बह रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो बोलेंगे। तो रेट ऑफ फ्लो आप आर से डिनोट करें अगर, तो ये क्या हो गया आपका? अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो हो रहा है अपना किसी भी एक यूनिट टाइम के अंदर, उस यूनिट टाइम को अपन ने शो करा डेल्टा टी से। यहाँ तक बात समझ आई आपको कि नहीं आई? कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ फ्लूइड, यानी कि वो अमाउंट, या वो अमाउंट तो समझते हो आप क्या होता है? फ्लूइड का वो अमाउंट जो किसी भी पाइप, ये कोई पाइप है, इसका अपन कोई सा भी क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, यानी कि कोई भी हिस्सा ले लें, इसमें से आपका कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो हो रहा है एक यूनिट सेकेंड के अंदर या एक यूनिट टाइम के अंदर, उसी को अपन बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। कुल मिलाकर के कितना फ्लूइड अपना फ्लो हो रहा है उसी को अपन रेट ऑफ फ्लो बोलेंगे। अब अमाउंट का मतलब एक प्रकार से वॉल्यूम ही हो गया अपना, वॉल्यूम हो गया ना अमाउंट का मतलब। अमाउंट तो समझते हो आप क्या होता है? वॉल्यूम और अमाउंट एक ही चीज़ होगी, ठीक है। इसको इतना, तो वॉल्यूम अपना क्या होता है? वॉल्यूम होता है अपना एरिया इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस को अपन एक्स मान लेते हैं और नीचे टाइम आ गया डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अगर देखें, यहाँ पे ये जो एरिया है इसका, ये जो एरिया है अपना गोल वाला जो एरिया होता है ना अपना किसी भी पाइप का, इसी को अपन क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो इस एरिया को अपन ने मान लिया A1 है, ठीक है। इस एरिया को अपन ने, ये जो एरिया है ना इस पाइप का, इसको अपन A1 मान लिया। अब यहाँ से फ्लूइड जो इंटर हो रहा है इसकी वेलोसिटी अपन ने V1 मान ली, ठीक है।
अब हम यहाँ पे लिखते हैं 8 टाइम डेल्टा टी, टाइम डेल्टा टी। किसी भी डेल्टा टी टाइम के अंदर अपना फ्लूइड जो है, अपना जो फ्लूइड इस वेलोसिटी से यहाँ पे जा रहा है वो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है अपनी वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अपने को निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है अपने को। तो 8 टाइम टी डिस्टेंस अगर अपने को निकालनी है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ से आप इस फॉर्मूले से देखो, डिस्टेंस क्या होगी अपनी, वेलोसिटी इनटू में टाइम। डिस्टेंस क्या होगी अपनी, वेलोसिटी इनटू में टाइम। वेलोसिटी अपनी जो फ्लूइड है उसकी कितनी है, इसमें दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, वेलोसिटी अपनी फ्लूइड की कितनी है जो फ्लो हो रहा है, v1 है ना। तो v1 इंटू टाइम हमने कितना माना, 8 टाइम डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी समय के अंदर। तो ये डिस्टेंस आई अपनी, जिसको अपन ने एक्स बोला, वो कितनी आई अपनी, v1 डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ तक चीज़ें समझ आई आपको या नहीं आई, फिर से समझते। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि अपना जो एक पाइप है जिसके अंदर पानी जा रहा है, तो वो पानी जो है अपना किसी भी एक समय के अंदर इस एरिया से, इस पाइप की किसी भी एरिया से कितना गुजरेगा, कितना अमाउंट पानी का पाइप में से निकलेगा, कितना अमाउंट पानी का उस क्रॉस सेक्शन में से निकलेगा, उसी को रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। यानी कि अमाउंट कितने टाइम में पानी का जा रहा है। तो अमाउंट होता है वॉल्यूम, और टाइम डेल्टा टी से अपने शो कर दिया। वॉल्यूम क्या होता है अपना, एरिया इनटू में डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है ना। तो हमने बोला कि किसी भी डेल्टा टी समय पे, अपन 1-2 सेकेंड या 1-2 मिनट नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं किसी भी डेल्टा टी समय पे जो है डिस्टेंस जो फ्लूइड ट्रेवल करेगा जिसकी वेलोसिटी v1 है, वो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है उस फ्लूइड की, v1, और टाइम कितना है, डेल्टा टी। तो यहाँ से डिस्टेंस हमने निकाल ली उस फ्लूइड की फ्लो करने की, जो जिसकी वेलोसिटी v1 है और कितने समय के अंदर, डेल्टा टी टाइम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ आ गई। अब अपन वही रेट वाले फॉर्मूले के अंदर इस एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, आर। एरिया कितना है अपना, एरिया हमने माना उस क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है वो है अपना A1। क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो पाइप है, इस पाइप का जो छेद है जिसमें से पानी गुजर रहा है, उसी को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस कितना आ गया अपना, v1 डेल्टा टी, और अपॉन में क्या है अपना, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कटा, तो जो रेट आई अपनी उसका फॉर्मूला क्या आया अपना, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो ये जो रेट होती है अपनी, रेट ऑफ फ्लो, इसका ये फॉर्मूला होता है। समझ आ गई बात। ठीक है, बहुत अच्छे सिंपल तरीके से इस चीज़ों को मैंने समझा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होती है, अमाउंट होता है अपना फ्लूइड का, ये कुछ नहीं है, ये अमाउंट है अपना फ्लूइड का जो कि किसी भी एरिया से, इस पाइप के, ये जो पाइप है इसके किसी भी एरिया से एक समय के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर, चाहे वो 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1 साल हो, 1 महीना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक यूनिट टाइम के अंदर इस पाइप के किसी भी एरिया से कितना फ्लूइड निकल रहा है, अमाउंट, उसी को रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। तो रेट बेसिकली मीन्स इट इज़ जस्ट अमाउंट, अमाउंट से याद रखो इसको, रेट का मतलब अमाउंट। ठीक है, कितने समय में कितना अमाउंट निकलता है उसी को अपन रेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो इसका फॉर्मूला हमने डिराइव करा, क्या आया, एरिया इनटू वेलोसिटी। यहाँ तक बातें क्लियर है या नहीं है, समझ आ गया आपको यहाँ तक। अभी जो रेट ऑफ फ्लो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके जितने भी फ्लो मीटर्स हैं उसको अंदर, क्योंकि उसमें मेजर बेसिकली जो फ्लो मीटर्स होते हैं उसमें अपन रेट ऑफ फ्लो को ही मेज़र करते हैं। वी जस्ट बेसिकली मेजर द रेट ऑफ फ्लो इन द फ्लो मीटर्स। तो जो फ्लो मीटर्स होते हैं अपने, इसके अंदर अपन किस चीज़ को मेज़र करते हैं, मेज़र रेट ऑफ फ्लो को ही मेज़र करते हैं अपन। तो फ्लो मीटर को समझने से पहले वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब, इन सब को समझने से पहले रेट ऑफ फ्लो का कंसेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए। समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे से ये पूरा एक्सप्लेन किया है ना।
अब ये जो रेट ऑफ फ्लो होता है, यानी कि कितना फ्लूइड कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से एक यूनिट एक समय के अंदर बह रहा है, उसी को अपन बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। अब ये जो रेट ऑफ फ्लो रहती है, इसकी कुछ एक बात है जिसको आपको समझना पड़ेगा, उसी को मैं फिर डिराइव भी करूँगा कि ऐसा होता क्यों है। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, है ना। और फ्लूइड में गैस भी आ गया और लिक्विड भी आ गया, है ना। यहाँ लिख लूँ मैं गैस और लिक्विड दोनों, क्योंकि बर्नौली थ्योरम जो है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं, ये गैस के लिए भी लगती है। एयरप्लेन्स वगैरह, रॉकेट, इन सब में भी इसका यूज़ होता है। तो कोई छोटी मोटी थ्योरम ये है नहीं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं इसकी, ऑलमोस्ट हर जगह इसका यूज़ होता है। ये आपका जो है गैस के लिए, फ्लूइड मतलब गैस भी हो गया अपना, इसमें लिक्विड भी आ गया इंडिविजुअली। प्लस करा, इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों को मिला के कुछ, वैसा नहीं। इंडिविजुअली गैस और लिक्विड दोनों की स्टडी को फ्लूइड बोलते हैं अपन। फ्लूइड एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें गैस भी आ गई और लिक्विड भी आ गई, ठीक है। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड अपन बात करते हैं, जिसको अपन ने क्या बोला, एरिया इंटू वेलोसिटी। वी से वॉल्यूम मत समझ लेना, वेलोसिटी यानी कि स्पीड। वेलोसिटी भी लोगों को पता नहीं होता क्या होता है। वेलोसिटी स्पीड होती है, अरे बाप रे, ये बताया नहीं मैंने। वेलोसिटी कुछ नहीं होता, ये होता है स्पीड, SPEED। ठीक है, मैं एक बार और क्लियर कर दूँ। रेट ऑफ फ्लो क्या है अपना, एक अमाउंट है, मात्रा है फ्लूइड की, जो कि इस पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन यानी कि इस गोल एरिया से पास हो रहा है किसी एक समय के अंदर, है ना। तो अमाउंट एक समय के अंदर पास हो रहा है। तो अमाउंट क्या होता है, अपना वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने बोला कि किसी भी एक डेल्टा टी टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस अगर अपना फ्लूइड ट्रेवल करेगा, है ना, जिसकी वेलोसिटी क्या हो, V1। वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड V1 हो, तो वो एक्स जो है डेल्टा टी टाइम के अंदर एक फ्लूइड जिसकी वेलोसिटी V1 हो, यानी कि स्पीड V1 हो, वो डेल्टा टी टाइम के अंदर, हमने अजम्पशन लिया डेल्टा टी टाइम, इसके अंदर कितनी डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, है ना। तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। यहाँ से डिस्टेंस क्या आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लिखा, वेलोसिटी यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी अपनी V1, और टाइम कितना अपन ने ले रखा है डेल्टा टी। तो यहाँ डेल्टा टी रखा, तो अपनी डिस्टेंस आ गई V1 डेल्टा टी आ गई। तो इसको अपन बोल देंगे V1 डेल्टा टी, यानी कि जो अपना फ्लूइड है, जो अपना फ्लूइड है जिसकी वेलोसिटी V1 है, वो डेल्टा टी टाइम के अंदर V1 इंटू डेल्टा टी इतनी डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर लेगा। एक फ्लूइड जिसकी स्पीड V1 है, वो डेल्टा टी समय के अंदर V1 इंटू डेल्टा टी इतनी डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस अपन ने जो है इस फॉर्मूले के अंदर रखी, रेट वाले फॉर्मूले के अंदर। एरिया जो है, एरिया तो अपना A1 था, डिस्टेंस ये रखी, डेल्टा टी अपन में था, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल हो गया। तो रेट का फॉर्मूला क्या है अपना, एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी कि एरिया इंटू स्पीड, ठीक है। अब इसकी यूनिट अपन बात कर लेते हैं क्या होता है। तो रेट ऑफ फ्लो होता है अपना एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया होता है अपना मीटर स्क्वायर में, और वेलोसिटी क्या होती है अपनी, यानी कि स्पीड। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम को सेकंड में करते हैं, डिस्टेंस को इसमें करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, मीटर क्यूब अपॉन में सेकंड। ये रेट ऑफ फ्लो की जो है क्या आ गई, अपनी यूनिट आ गई, ठीक है। समझ आई आपको बात। एरिया इंटू वेलोसिटी होती है अपनी रेट ऑफ फ्लो, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है रेट ऑफ फ्लो, और वेलोसिटी मतलब होता है अपना स्पीड। स्पीड, अरे यार तुम्हें ये भी नहीं पता कि वेलोसिटी स्पीड होता है क्या, क्या कतई बेवकूफ़ हो गई। तो वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड। स्पीड का सिंपल सा मतलब है, जैसे गाड़ी की स्पीड होती है अपनी 10, 20। इससे क्या मतलब होता है, अगर किसी गाड़ी की स्पीड 10 है, तो उससे आपका मतलब क्या है, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कितनी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा कितने घंटों के अंदर, उसी को अपन स्पीड बोल देते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ द डिस्टेंस टू द टाइम वी कॉल्ड एज ए स्पीड। किसी भी गाड़ी की स्पीड अगर 10 किलोमीटर है, यानी कि 10 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा 1 घंटे के अंदर। ये बात आ गई समझ में आपको, ठीक है। स्पीड होती क्या है, वेलोसिटी, एक ही बात है ना। तो अपन यहाँ बात कर रहे थे रेट ऑफ फ्लो की, आर, जो कि एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया। तो ये जो चीज़ है अपनी रेट ऑफ फ्लो, इस बर्नौली थ्योरम की तरफ ही हम अब जा रहे हैं। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है अपनी, बेसिकली
उसको समझने से पहले एक चीज़ अपने को समझनी पड़ेगी कि अपन ने यहाँ एक पॉइंट ले लिया ए और इस पाइप में ले लिया एक पॉइंट बी, ठीक है। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड होगा अपना थ्रू आउट, थ्रू आउट दी पाइप, मतलब पूरे पाइप में जो रेट रहेगी अपनी फ़्लो करने की, जो रेट ऑफ फ्लो है, यानी कितना फ्लूइड एक एरिया से गुजर रहा है अमाउंट, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि यहाँ पे अगर एरिया A1 है और यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी अगर अपनी V1 है और यहाँ पे एरिया अगर A2 है, फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी V2 है ना। दोनों में एरिया अलग है और वेलोसिटी भी अलग है। अच्छा, आपको इस तरीके से नहीं समझ आएगा, इस पाइप का थोड़ा सा अपन एरिया वगैरह चेंज करके समझाते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है। अभी समझ आएगा तो 1 मिनट समझ आएगा, नहीं आया तो फिर तुम जानो। देखो अब मैंने तो समझा दिया। ये एक पाइप है, ठीक है, बहुत अच्छे से प्यार से समझते हैं। और ये इसका ये एरिया बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है सब कुछ मुश्किल होता ही नहीं। फिजिक्स तो बहुत हलवा सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। नर्सरी का बच्चा, जो बच्चा माँ के पेट से निकला वो उसको भी समझ आ जाएगा। ये जो एरिया है अपना, ये छोटा है और ये एरिया बड़ा है। अपन बड़े छोटे की बात नहीं करेंगे। इस एरिया को अपन ने बोल दिया A1, इस एरिया को बोल दिया A2, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड अपना जा रहा है किस स्पीड से, V1 स्पीड से, और यहाँ पे फ्लूइड निकल रहा है V2 स्पीड से। यहाँ तक तो समझ आए, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। ढांढे तो हो नहीं, आप बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए, इतनी तो समझ, बेसिक तो समझ होगी यार। अब मैं क्या बताऊँ, इसी तो ना फोड़ सकता हूँ दीवार से, है ना। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो इस एरिया को अपन ने बोल दिया, छोटे वाले एरिया को A1 और बड़े वाले एरिया को बोल दिया V2, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं A और इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं B, तो रेट ऑफ फ्लो जो फ्लूइड ये कहना चाह रहा है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो क्या कहना चाह रहा है अपना, उसको समझते हैं अपन। एक तो आप लोगों को दिखेगा नहीं ढंग से, तो फिर भी अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 8 अपना रेट ऑफ फ्लो क्या आएगा अपना A1 V1। इसका फॉर्मूला अपन ने अभी डिराइव किया, अभी मत पूछना कि A1 इंटू V1 कहाँ से आ गया, है ना। और 8 अपना रेट क्या होगा अपना A2 इंटू V2, ठीक है। ये रेट दोनों जगह की रेट, यहाँ की रेट A1 V1, यहाँ की रेट A2 V2, ठीक है। तो ये जो रेट है इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी रहती है, ये कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट यानी कि चेंज नहीं होती। तो होगा क्या, अपना जो A1 है इंटू V1 इजिकल्स टू A2 इंटू V2। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझो। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट रेट है, फ्लूइड फ्लो की जो रेट है और यहाँ पे जो रेट है वो सेम रहेगी। और इन दोनों पॉइंट पे ही नहीं, पूरे पाइप में थ्रू आउट द होल पाइप इट रिमेन्स द कांस्टेंट। तो जो रेट ऑफ फ्लो है अपनी, रेट ऑफ फ्लो वो रहती है कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी पर्टिकुलर फ्लूइड, किसी एक प्रकार के फ्लूइड, अलग अलग फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि एक जैसी रहेगी। यहाँ की और यहाँ की रेट बराबर है तो ऐसे लिख दिया। किसी भी पॉइंट पे देख लो तो जो रेट की जो वैल्यू आएगी अपनी, फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है, जिस रेट से वो फ्लो हो रहा है इस पूरे पाइप में, अपन किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उस रेट की फ्लो होने की, वो बराबर होगी। किसी भी पॉइंट पे देख लो वो बराबर ही फ्लो होगा। यानी कि अगर ए पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से जो रेट आई, वेलोसिटी स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ कि स्पीड बराबर होगी, एरिया इंटू वेलोसिटी, इसका जो प्रोडक्ट है, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी करके जो वैल्यू आएगी आपकी, वो थ्रू आउट पूरे पाइप में कहीं पे भी ले लो वो सेम ही होगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से अपन समझते हैं और यहीं पे समझ लेते हैं ज़्यादा। यहाँ पे हमने लिखा A1 इंटू V1, तो यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रही होगी, अगर आप थोड़ा मैथ्स जानते हो, बेसिक मैथ्स से ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम ये जो लिखा अपन ने, इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते अपन, V2 बाई V1, ये V1 इधर चला गया, इस इक्वल्स टू A1 बाई A2। और इसको अगर अपन देखें
तो V2 किसके बराबर है, A1 के, और V1 किसके बराबर है, आपका A2 के। यानी कि जो वेलोसिटी हो गई अपने कुल मिलाकर के, ये कहना क्या चाह रहा है, वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यही सबसे मेन चीज़ है समझने वाली बर्नौली थ्योरम में, कि जो वेलोसिटी वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो इस इक्वेशन से अपने को समझ आता है। अब ये इक्वेशन किससे समझ आती है, रेट ऑफ फ्लो से। और इस इक्वेशन में जो है ऐसा है कि एरिया जो रेट है अपनी वो बराबर क्यों है, इसका डेरिवेशन अभी अपन देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है कि यहाँ पे भी जो रेट है वो बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, और पूरे पाइप में इसकी वैल्यू बराबर ही आने वाली है। यहाँ ठीक है, कोई सा भी पॉइंट ले लो, 1 2 की बात नहीं कर रहे अपन, किसी भी पॉइंट पे ले लेते हैं, तो वहाँ पे जो रेट आएगी वो बराबर ही आएगी। अब वो क्यों आएगी उसका अपन देखेंगे अभी। यहाँ तक आप समझो कि इस इक्वेशन से हमने क्या निकाला कि जो वेलोसिटी वो एरिया के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस चीज़ का समझो कि यहाँ पे एरिया कम है, एरिया कम है यहाँ पे, तो स्पीड ज़्यादा होगी फ्लो करने की, फर 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 फ्लो होगा। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो धीरे धीरे पानी बाहर निकलेगा, धीरे धीरे। यहाँ पे एरिया छोटा है तो फटाफट पानी बाहर जाएगा, और यहाँ पे एरिया बड़ा है तो पानी धीरे धीरे जाएगा। तो वही ये इक्वेशन आपको कहना चाह रही है कि जो एरिया है स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज़्यादा तो स्पीड कम, एरिया कम तो स्पीड ज़्यादा। यही बात इस इक्वेशन से अपने को समझ आ रही है। ठीक है, अब ये इक्वेशन कहाँ से आई उसको समझने के बाद अपन बर्नौली थ्योरम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो अपन यहाँ इक्वेशन हेडिंग लगाएंगे, और आप सब भी कॉपी पेन लेके बैठा करो और मेरे साथ पढ़ा करो। अपन हेडिंग लगाएंगे अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या कंजर्वेशन ऑफ मास। कि जो मास होता है अपना, मास मतलब अब ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैटर वो क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है, ये एक चेतना है, चेतना। स्पिरिचुअलिटी भी आप पढ़ोगे तो साइंस से और स्पिरिचुअलिटी में कोई अंतर नहीं है। साइंस जो क्वांटम मैकेनिक्स आज के टाइम पे बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़ते हैं, वही स्पिरिचुअलिटी, वही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब है हकीकत को जानना, है ना। तो हकीकत ये बोलती है अपनी कि जो मास होता है, अब इसमें अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, मास जैसे होता नहीं, वेव होती है अपने पार्टिकल की ड्यूअल नेचर होते हैं, एक मास होता है, वेव होता है, इतने डिटेल में अपन नहीं जा रहे। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में हर चीज़ के पीछे का जो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल जो उसका क्या बोल सकते हैं अपन, कंपोजिशन है। कोई भी चीज़, आप कागज़ लो, पेन लो, आप हाथी लो, घोड़ा लो, मुर्गा लो, भैंस लो, इंसान लो, इन सब का जो भी मास आप मिला दो, ये चीज़ जिससे मिलकर के ये जो बेसिक मटेरियल से मिलकर के ये सब कुछ पूरी यूनिवर्स बना है, उसको ना तो अपन पैदा कर सकते हैं, उसको ना तो अपन मार सकते हैं। दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और इसी को अपन बोलते हैं परम तत्व, परम तत्व, है ना। उसी को अपन भगवान बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो भगवान अपन से अलग नहीं है। इस चीज़ का मतलब यही है कंजर्वेशन ऑफ मास का। इसमें आइंस्टाइन ने भी ये भी बोला था अपना E=mc², है ना। इसका मतलब मास ही एनर्जी है और एनर्जी ही मास है, दोनों अलग नहीं एक दूसरे से, है ना। इसके ऊपर किसी और दिन अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। अपन इतना समझ लो कि जो मास होता है, यानी कि अपना क्या बोल सकते हैं, मैटर या कुछ भी अपना जिसके पास वज़न हो, वो जो चीज़ है मास, यानी कोई भी चीज़ जिसके पास वज़न हो इस दुनिया में, है ना, उसका जो वज़न है इस यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। यानी कि आप मर गए तो इसका ये मतलब नहीं कि जो 100 किलो का इंसान था, मरने के बाद वो 100 किलो इस दुनिया से ख़त्म हो गया, इस यूनिवर्स से गायब हो गया। समझो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। देखो मेरे साथ साथ चीज़ों को देखोगे तो समझ आएगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। यूँ अगर आप इस पर्सपेक्टिव से आए हो कि एग्ज़ाम पास करनी, तो आप यहाँ कहीं गलत जगह आ गए हो। मेरा काम आपको एग्ज़ाम पास कराना नहीं, आपको सिखाना है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझो, इस लाइन का मतलब क्या है। ये जो मैंने लाइन लिखी, आप एक इंसान है, 100 किलो का इंसान है, वो मर गया, उसको जला दिया, तो इसका क्या मतलब, जो 100 किलो का जो इंसान इस यूनिवर्स में था, इस ब्रह्मांड में था, जो 100 किलो का इंसान था अपना, है ना, जब तक वो जिंदा था, लाइव जिंदा था, है ना। तुम आफ्टर द डेथ
क्या वो 100 ग्राम जो है, 100 ग्राम का इंसान नहीं होता, 100 किलो का इंसान, क्या वो इस यूनिवर्स से गायब हो जाएगा? यानी कि जो 100 किलो था इस यूनिवर्स के अंदर वो गायब हो गया। गायब हो के गया कहाँ वो, ये तो बताओ। जाएगा तो इसी यूनिवर्स में जाएगा ना, इस यूनिवर्स के बाहर क्या है? यूनिवर्स के बाहर कैसे कुछ हो सकता है? ठीक है ना। यानी कि जो 100 किलो का इंसान जब तक ज़िंदा था तब तक 100 किलो था इस यूनिवर्स के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर 100 किलो था। तो मर गया तो इसका क्या मतलब है कि वो 100 किलो ख़त्म हो गया या वो 100 किलो ज़ीरो बन गया? ऐसा कैसे हो सकता है? यही लाइन कहना चाह रही है कि जो मास है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। यानी कि वो जो 100 किलो था, धरती, अग्नि, अपनी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनती है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती। तो ये जो 5 ही तत्व हैं वो उन्हीं में मिल गया ना, उन्हीं में विलीन हो गया वो। तो जो 100 किलो था, अब वो 100 किलो बढ़ गया, अलग अलग कहाँ चला गया? वो धरती में चला गया अपना। धरती, वायु, आकाश, है ना। और किस में चला गया अपना? धरती, वायु, आकाश, पानी में चला गया और हवा में चला गया। वायु आ गया, हवा, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो 5 ही जो तत्व हैं इनमें ये 100 किलो बढ़ गया, ख़त्म नहीं हुआ ये। तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि मास को आप ख़त्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसको। वो इसी यूनिवर्स में रहेगा पर उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, है ना। यही बात कहना चाह रही है ये लाइन कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यही है कि मास को आप पैदा भी नहीं कर सकते, उसको मिटा भी नहीं सकते। इंसान को पैदा भी नहीं कर सकते आप, उसको मिटा भी नहीं सकते। मिटाओगे कहाँ? जाएगा कहाँ मिटने के बाद? 100 किलो तो वहीं के वहीं इसी यूनिवर्स में, वो मरा कहाँ हो? जो 100 किलो का इंसान था वो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो गया पर वो ख़त्म नहीं हुआ, उसकी फॉर्म चेंज हो गई। ठीक है, इसी को अपन आत्मा बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ थी, आपको समझ आ गई होगी कि मास को आप पैदा भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये भगवान है और भगवान से अलग हम नहीं है। ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। अपना पाइप ले लेते हैं। हाँ, ठीक है। इस पाइप का यहाँ पे एरिया A1, यहाँ पे एरिया A2। ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी V1 जा रही है और यहाँ पे वेलोसिटी V2 जा रही है। ठीक है। हम बोलते हैं कि वेलोसिटी समझते हो ना, स्पीड। हाँ, 8 डेल्टा टी टाइम, 8 डेल्टा टी टाइम। इस डेल्टा टी समय के अंदर यहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी अपनी? अभी मैंने बताया था फॉर्मूले से अपन को, V1 डेल्टा टी, और यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? V2 डेल्टा टी। तो हमने बोला 8, ये ए है, ये बी है। 8 ए, 8 ए डिस्टेंस कितनी हुई आपकी? बताओ फटाफट। V1 डेल्टा टी, ठीक है ना, समझ आ रहा है। 8 बी डिस्टेंस कितनी हुई आपकी? V2 डेल्टा टी। ठीक है। अरे यार समझ आया ना यहाँ तक तो? ठीक है। हाँ, तो हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ही होगी। ठीक है, वो सिंपल सी बात है ये तो, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए अपने को, है ना। जो मास होता है आपका, मास, उसका फॉर्मूला होता है आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है। डेंसिटी इस पूरे फ्लूइड की एक जैसी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फ्लूइड एक ही प्रकार का है। तो ये रही डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू डिस्टेंस। ठीक है। तो डेंसिटी इनटू एरिया A1 इंटू A1 वाले के लिए अगर अपन बात करें, यानी कि इस एरिया में से जो फ्लूइड निकल रहा है, इस डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो कितनी होगी अपनी? V1 डेल्टा टी। और जो दूसरी थी अपनी, इसको बोल लेते हैं अपन M8A, यानी कि मास जो है, ये क्या चीज़ है अपना? इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो निकल रहा है अपना फ्लूइड, उसका कितना मास है, वही है ये। और मास के फॉर्मूले से अपने इसको निकाला। इसी तरीके से बी पॉइंट पे कितना मास यहाँ से निकल रहा है, उसी को अपन बोलेंगे मास एट बी। ये कितना होगा आपका? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एरिया सेकेंड वाला एरिया कितना है अपना? A2। डिस्टेंस कितनी सेकेंड वाली? ये निकाली अपन ने, V2 डेल्टा टी। अब ये जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा कि मास को अपन पैदा भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते। तो जो मास यहाँ पे होना चाहिए वही इतना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। कुल मिलाकर के सिंपल शब्द में समझें तो यहाँ से अगर अपन ने एक बंदे को डाला, घुसाया एक बंदे को, तो यहाँ से भी एक ही बंदा निकलना चाहिए ना।
सिंपल सी बात है, अगर अपन यहाँ से एक बंदा गया तो यहाँ से भी एक ही बंदा निकलेगा ना, दो कैसे निकल सकते हैं? यानी कि अगर यहाँ से जितना पानी अपन ने डाला उतना ही पानी इस छेद से निकलना चाहिए। यही बर्नौली थ्योरम कह रही है आपकी चिल्ला चिल्ला के, कि अगर यहाँ से आप जितना पानी इस छेद में से डालोगे, चाहे छेद बड़ा हो छोटा हो, चाहे यहाँ का छेद बड़ा हो छोटा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना पानी आप इस छेद से डालोगे उतना ही पानी दूसरे छेद से निकलेगा। बीच में कोई हाथी बैठ के पानी नहीं पिएगा। कहने का मतलब इतना सही है। यहाँ से जितना अमाउंट, जितना मास यहाँ से जाएगा उतना ही मास यहाँ से निकलना चाहिए। ये तो सिंपल सी लॉजिकल बात है, ठीक है ना। यानी कि उस हिसाब से जो एम ए हो गया अपना, वो एम बी के बराबर हो गया। मास इधर, दोनों का मास इधर, जितना इधर से जा रहा है उतना ही इधर से निकलना चाहिए। सिंपल सी बात है। बीच में कोई बैठ के पानी तो पी नहीं गया हाथी, है ना। तो जितना पानी यहाँ से गया उतना ही पानी यहाँ से गया होगा, निकला होगा। जितना यहाँ से अंदर घुसा होगा उतना ही तो बाहर निकला होगा पानी। टाइम अलग अलग हो सकता है पर निकलेगा तो उतना ही ना, ज़्यादा कम तो हो नहीं सकता वो। ज़्यादा कम नहीं हो सकता, तो बराबर होगा मास ए पे भी और मास बी पे भी बराबर होगा। और मास का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, ये इन दोनों चीज़ों को बराबर कर दो। क्या हुआ, डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको, रो A1 V1 डेल्टा टी बराबर में रो A2 V2 डेल्टा टी। रो से रो कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, और अपना आ गया A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। यानी कि जो रेट है अपनी, ये रेट ही आ गई ना, वो कांस्टेंट हो गई। ये बात अपन ने इस लॉजिक से समझ ली, कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही अपनी बर्नौली थ्योरम डिपेंड है। इसको कंजर्वेशन ऑफ मास बोलो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि एनर्जी और मास भी एक ही चीज़ होते हैं, अलग नहीं होते। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अपन फटाफट से बर्नौली थ्योरम को समझ लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक समझना था, इसमें टाइम लगा था। बर्नौली थ्योरम में कोई टाइम नहीं लगने वाला, फटाफट अपन ख़त्म कर देते। बर्नौलीज थ्योरम, ये थ्योरम की डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं, फिर उसको आराम से मैक्स इज ए टूल, है ना, तो मैक्स की मदद से अपन को अच्छे से समझेंगे। तो बर्नौली थ्योरम बेस्ड है अपनी किस पे, अपना बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक वही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब वही कंजर्वेशन ऑफ मास। मास बोलो या बोलो एनर्जी, एक ही चीज़ है। नामों के अंदर मत फंसा करो, आप कुछ भी बोल सकते हो। भगवान के बहुत सारे नाम है, आप उसको कृष्णा बोला, आप उसको राम बोला, आप उसको शिव जी बोला, आप विष्णु जी बोलो, है सब कुछ एक। जैसे आपके घर में अगर कोई छोटी बहन है, उसको आप बहन बोलते हो, और उस लड़की के पापा उसको बेटी बोलेंगे, है ना। और उसका बेटा क्या बोलेगा, उसको मम्मी बोलेगा, पर है तो वो एक ही इंसान ना। इसी तरीके से भगवान भी एक ही होता है, चाहे उसको कुछ भी बोला। और उसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इन सब में ले दे करके बात एक ही हो रही होती है, अपन उसको अलग अलग नाम दे देते हैं, है ना। तो हमने क्या बोला, बर्नौली थ्योरम जो है अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस है। यानी कंजर्वेशन ऑफ मास, या जिसको अभी अपन ने समझा कंजर्वेशन ऑफ मास पूरा इस तरीके से, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक ही चीज़ है, क्योंकि मास और एनर्जी भी एक ही चीज़ है ना। क्योंकि सब कुछ ले करके मिला तो बना तो एनर्जी से ही है, सब कुछ जो है एनर्जी ही है ना। तो अपनी जो बर्नौली थ्योरम किस पे बेस्ड है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार, यानी कि जितना अंदर गया उतना ही बाहर आएगा, ना कुछ पैदा हो सकता है ना कुछ मर सकता है। इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं अपन। यानी कि दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कि जो हकीकत है, या भगवान को अपन पैदा भी नहीं कर सकते, मार भी नहीं सकते, यही बात ही कह रही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। हाँ, कंजर्वेशन का मतलब वही होता है बचाना। बचाना मतलब जो जैसा है वैसा ही है, ना उसको पैदा किया हमने ना उसको हमने मारा। आप जल जाते हो पर आप मरते नहीं हो, आपकी फॉर्म चेंज हो जाती है। आपकी बॉडी मिट्टी से बनी थी, मिट्टी में ही चल जाती है। जो जो मास था आपका 100 किलो का, वो उतना ही रहता है जलने के बाद भी, पर वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। समझ आ गई बात। हाँ, तो अब अपन बर्नौली थ्योरम का समझते हैं। बेस्ड है अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी ना, क्या पढ़ा था, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अब इसके ऊपर एक कैसे बेस्ड है उसका डेरिवेशन अपन देख लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको अभी समझ लो कि बेस्ड है इसके ऊपर, है ना। और ये थ्योरम कहती क्या है उस चीज़ को समझ। व्हाट दिस थ्योरम टॉक्स अबाउट, व्हाट दिस थ्योरम लर्न। इसको लिखते हैं अपन, व्हाट दिस थ्योरम, मतलब क्या सिखाती है थ्योरम, क्या बताती है, क्या
बताती है। ये थ्योरम आपको एक्चुअल में बताना क्या चाह रही है, बर्नौली भाई साहब जो है ये बताना क्या चाह रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है आपकी। एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताया कि जो मास है ये आपका ये लिया है ना, बर्नौली भाई साहब ये कह रहे हैं सिंपल शब्दों में कि जितना मास यहाँ से गया, जितना फ्लूइड इस जगह से गया, इस पॉइंट से, उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ अगर ज़्यादा गया और यहाँ से कम निकला, यहाँ से कम गया और यहाँ से ज़्यादा निकला, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी अपना क्रॉस सेक्शन एरिया। चाहे यहाँ का एरिया इन दोनों जगह का कितना भी अलग हो, चाहे इन दोनों जगह की स्पीड A1 A2 V1 V2, चाहे स्पीड अलग हो, चाहे एरिया अलग हो, चाहे प्रेशर अलग हो, ये दोनों अलग अलग हाइट में H1 और H2, इससे प्रेशर भी अलग होगा। चाहे प्रेशर अलग हो, चाहे एरिया अलग हो, चाहे स्पीड अलग हो, पर जो अमाउंट है आपका, जो मास है, जितना फ्लूइड का यहाँ से गया उतना ही यहाँ से निकलेगा। कोई हाथी बीच में बैठ के पानी नहीं पिएगा, कहने का यही मतलब है बर्नौली भाई साहब का, क्योंकि उनको हाथी बहुत पसंद थे, है ना। बेकार जोक था ये, है ना। कहना क्या चाह रहे हैं आपके बर्नौली भाई साहब कि जितना फ्लूइड आपका यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाएगा अंदर घुसेगा, उतना ही बाहर निकलेगा। एक इंसान अगर गया अंदर तो इस छेद से एक ही निकलने वाला है, अंदर कोई पैदा नहीं हो सकता है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पैदा किसे हुआ, अकेला इंसान गया वहाँ। ये भी समझाऊंगे तुम, यार क्या इंसान हो तुम लोग, थक गया रे तुम्हें समझा समझा के। सिंपल सी बात है, अगर एक लड़का यहाँ से, मैं कहाँ पहुँच गया यार, मतलब एक इंसान यहाँ से गया, एक यूनिट अगर यहाँ से कोई आइटम गया तो वो भी एक ही निकलेगा ना बाहर, दो कैसे हो सकता है वो। यही बात बर्नौली भाई साहब कह रहे हैं कि जितना फ्लूइड इस छेद से गया है उतना ही यहाँ से निकलने वाला है। वो ना पैदा और बढ़ेगा ना वो कम होगा, चाहे स्पीड एरिया प्रेशर कुछ भी हो। तो बर्नौली थ्योरम की एक डेफिनेशन अभी अपन यहाँ पे लिख रहे हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। वो ये कह रही है कि जो आइडियल फ्लूइड होता है अपना, आइडियल फ्लूइड, है ना, वो क्या कह रहे हैं इसमें कि द अमाउंट ऑफ फ्लूइड दैट एंटर्स, है ना। अब वो एक बात अलग है कि यहाँ पे दो इंसान गए तो तीन निकल गए, है ना, वो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर नॉर्मली ऐसा हो नहीं सकता ना। इसमें अब सोचने वाली बात है कि यार वहाँ हॉस्पिटल तो है नहीं अंदर, कहाँ, ठीक है पता नहीं कहाँ पहुँच गया मैं, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आइडियल फ्लूइड होता है अपना, इसमें जो अमाउंट रहता है अपना, अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो इंटर करा, घुसा उस फ्लूइड में ए पॉइंट पे, है ना, अमाउंट ऑफ फ्लूइड दैट इंटर्स इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ फ्लूइड, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड दैट लीव्स या बोलो तो एग्जिस्ट, एग्जिट, EXIT। सिंपल से कहने का मतलब ये कि जितना फ्लूइड अपना इस छेद में से गया, दूसरे छेद से भी उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा। ये बर्नौली थ्योरम अभी यही कह रही है। इसकी एक डेफिनेशन और आगे अपन पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में लिखनी, इसको एग्ज़ाम में लिखना चाहो तो लिख देना, पर मेन डेफिनेशन अभी आगे देखेंगे अपन जो एग्ज़ाम में लिखनी है, और उसमें किस तरीके से लिखना है वो सब समझेंगे। पहले इसका डेरिवेशन वगैरह अपन समझते हैं, ठीक है। अब फटाफट समझ लेते हैं, काम की बात है। ये पाइप ले लिया ना, अब बर्नौली थ्योरम अपन समझ रहे हैं, सारा फोकस यहीं पे रखो, है ना, फोकस बातें बहुत होगी। ये एक पॉइंट अपन ने लिया ए, ये एक पॉइंट अपन ने ले लिया बी, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे फ्लूइड जो है, पहले जो फ्लूइड है, ठीक है, मतलब इस पूरे में अपना फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस पूरे पाइप में, पर अपन ने इतनी सी जगह का फ्लूइड अपना कंसिडरेशन में अपन ले रहे हैं, है ना, इतना सा फ्लूइड, मतलब अपनी बात, अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए अपन इतना सा फ्लूइड ही अभी हम ले रहे हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, हाँ, चलो यहाँ की जो हाइट है अपन पहले वो बाद में देखेंगे। यहाँ की हाइट है H1 और यहाँ की हाइट अपन ने मान ली H2, ठीक है। यहाँ पे जो है एरिया इस क्रॉस सेक्शन का, उसको अपन ने बोल दिया A1 और इसका अपन ने बोल दिया एरिया A2, ठीक है, ये A1 A2। यहाँ पे जो वेलोसिटी है यानी कि स्पीड, उसको V1, इसको बोल दिया V2। अब एक समय के बाद क्या होगा कि ये जो फ्लूइड है, इतने से अपन इस हिस्से की बात कर रहे हैं,
आपको दिख रहा हो, अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, अपन इस हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर में ये हिस्सा उठ करके, जब इस पर पीछे से फोर्स लगेगा, वो हिस्सा उठ करके यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा यूँ हो जाएगा, नहीं ये ऐसा हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम अपन यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ए डैश, और यहाँ पे जो पॉइंट लिया अपन ने बी डैश, ठीक है। ये थोड़े समय बाद आगे खिसकेगा, तो ये पॉइंट इस तरीके से ये बना देगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक समझने में, ठीक है। तो अब अपन जो है इस चीज़ों को समझते हैं। हमारा एक वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। अब इस चीज़ को एकदम डिटेल में आपको कुछ याद रखनी पड़ेगा, आपने अगर बेसिक नहीं पढ़ा फिजिक्स में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है अपना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर होता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर के वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो अपना जो वर्क डन है अपना, पहले किसके द्वारा अपन देखेंगे, वर्क डन, पहला पॉइंट डाल देते हैं, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, फ्लूइड प्रेशर फोर्स, है ना। अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल है। प्रेशर फोर्स यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ आया, तो इसकी इस पे जो है पीछे से भी तो एक प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है इस पे, इसी को प्रेशर फोर्स, जिससे धकेला आ गया और यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ये होता है अपना फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड की जो प्रेशर से जो फोर्स लगे, पीछे से फ्लूइड भर ऐसे आ रहा है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से उठ के यहाँ नहीं चला जाएगा, ये फ्लूइड का पोर्शन है। ये मत समझ लेना कि पाइप का हिस्सा है, पाइप्स का हिस्सा नहीं, फ्लूइड का ही पोर्शन। जब पीछे से दूसरा फ्लूइड इस पर फोर्स लगा रहा होगा, पीछे वाला फ्लूइड, तो ये घिसक के आगे नहीं चला जाएगा। तो वही बात है। तो वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर फोर्स कितना होगा आपका, ये होता है अपना वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। तो जो फ्लूइड का यहाँ पे अपन बात करते हैं इस जगह पे, तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स होता है अपना प्रेशर इनटू एरिया। तो पीछे से जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा धर 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 धर, उसको अपन ने P1 बोल दिया, ठीक है। तो प्रेशर और यहाँ पे एरिया तो A1 है ही सही। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, मान लेते डेल्टा टी टाइम की अपन बात कर रहे हैं, तो मैंने वही बता दिया आपको, 2 बार बता दिया कि डिस्टेंस कितनी होगी, V1 डेल्टा टी, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। अब प्लस करेंगे अपन, अब यहाँ का जो फ्लूइड होगा, देखो ध्यान से समझना, इस फ्लूइड के इस इतने से हिस्से की अगर हम बात करें, तो यहाँ पीछे से फोर्स प्रेशर लगेगा पीछे वाले फ्लूइड का। अब इसके इस हिस्से पे अगर बात करें, तो इस पे आगे वाले फ्लूइड का भी तो प्रेशर लगेगा इस पे। यहाँ पे प्रेशर आगे वाले फ्लूइड का लगेगा, और इस हिस्से पे प्रेशर पीछे वाले, देखो यहाँ से धर 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 पीछे वाला फ्लूइड धर धर ऐसे कर रहा है, यहाँ पे आगे वाला फ्लूइड धर 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 ऐसे कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, पर ये जा कहाँ से कहाँ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो V1 डेल्टा टी हो गया, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, V2 डेल्टा टी। तो यहाँ पे प्रेशर धर 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 ऐसा लग रहा है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है जितनी ट्रेवल कर रही है वो भी इधर है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्रेशर धर 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 इधर लग रहा है, पर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, इधर से इधर हो रही है। प्रेशर इधर, डिस्टेंस इधर ट्रेवल हो रही है, इसकी डिस्टेंस इधर ट्रेवल हो रही है ना। और प्रेशर आगे से लग रहा है, और इस जगह पे देखें तो प्रेशर धर धर इधर से लग रहा है, और डिस्टेंस जो इसकी ट्रेवल हो रही है वो इधर ही हो रही है। तो यहाँ तो सेम डायरेक्शन में अपना प्रेशर और फोर्स लग रहा है, पर इधर प्रेशर इधर से लग रहा है धर 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 धर, और डिस्टेंस इधर है ना, ये वाली डिस्टेंस इधर हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना प्रेशर और फोर्स के बीच में क्या है, अपना अपोजिट, इतना यहाँ माइनस लगा दिया अपने कि प्रेशर तो इधर से लग रहा है, इस हिस्से के फ्लूइड, इस हिस्से, ये वाला जो हिस्से का फ्लूइड है इस हिस्से पे इधर प्रेशर लगा रहा है, और डिस्टेंस ये इतनी ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस और प्रेशर के बीच में, जो फोर्स के बीच में डिस्टेंस, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्टेंस इधर ट्रेवल हो रही है, तो इनके बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो रहता है अपन नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस लगाया अपन ने कितना, P2 प्रेशर, फोर्स लिखते हैं, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की अपनी, V2 डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे P1 A1 V1 डेल्टा टी हो जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे अपन P2 A2 है ना, A2 V2 डेल्टा टी हो जाएगा अपना। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको कि नहीं आ गई, है ना। फिर हमको पता है जो मास होता है वो सेम रहता है ना, यानी कि
मास क्या होता है अपना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका, एरिया इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होती है अपनी, वेलोसिटी इंटू, तो थोड़ा समझो, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी की डेंसिटी, वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू डिस्टेंस। अपना ये डेंसिटी और एरिया क्या होता है अपना, एरिया A1 ले लिया, और डिस्टेंस कितनी हो गई, V1 डेल्टा टी हो गई। यही मास तो बराबर होता है हर जगह, है ना, मास तो हर जगह बराबर होगा। ना 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 ना। तो यहाँ से हमको क्या दिखेगा, इस इक्वेशन को थोड़ा, ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएगी ना कुल मिलाकर के बाद, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो वही इक्वेशन अपन लिखेंगे कि जो डेल्टा एम हो गया, ये क्या हो गया अपना, डेंसिटी A1 V1 डेल्टा टी, है ना, और ये चीज़ बराबर है अपनी डेंसिटी A2 V2 डेल्टा टी के, है ना। अब यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, इस जगह से ये जो A1 V1 डेल्टा टी है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। A1 V1 डेल्टा टी क्या हो जाएगा अपना, मास, और ये डेंसिटी नीचे दी जाएगी, डेल्टा एम बाय डेंसिटी। अब जब दोनों मास बराबर हैं तो इधर भी A2 V2 डेल्टा टी जो रहेगा वो कितना हुआ, डेल्टा एम बाय डेल्टा टी। अब ये जो वैल्यूज़ आई अपनी A1 V1 डेल्टा टी की और A2 V2 डेल्टा टी की, उसको अपन इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, ये जो बनाई अपन ने। तो अपने को क्या मिलेगा वो देख लो। तो P1, अब P1 तो ऐसे एज इट इज़ लिख दिया अपन ने, यहाँ से P1 तो एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो है अपना A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, इसकी जगह डेल्टा एम बाय रो लिख सकते हैं, डेल्टा एम अपॉन में रो, माइनस P2 डेल्टा एम अपॉन में रो, क्योंकि ये A1 बराबर है ना दोनों, क्योंकि मास तो बराबर होता है। यहाँ से अपन ने क्या करेंगे, डेल्टा एम बाय रो कॉमन ले लेंगे, P1 माइनस P2, ये जो बनी इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। थोड़ा सा अब इसमें अब फिर से समझो क्या हुआ ये है बर्नौली थ्योरम के अंदर कि यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अपन ने इतने से फ्लूइड के हिस्से की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस जगह पे इसका पहली वाली जो जगह है, इस पे इसका जो एरिया है A1 है, वेलोसिटी V1 है, प्रेशर P1 है। फिर ये डिस्प्लेस होकर जब यहाँ पे आया तो एरिया A2 मान लिया, वेलोसिटी इसकी थोड़ी कम हो गई क्योंकि एरिया बढ़ गया, तो V2 मान लिया, और जो डिस्टेंस है वो अपन दोनों जगह की लिख ली है, ये V2 डेल्टा टी और यहाँ की डिस्टेंस V1 डेल्टा टी। ठीक है, हाइट दोनों की अलग अलग है। तो हमने यूँ बोला कि वर्क डन जो रहता है ऑल फोर्सेस के द्वारा वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी की चेंज के बराबर होता है। तो वर्क डन अपन पहले फ्लूइड के जो प्रेशर है उसके द्वारा समझते हैं। फ्लूइड का प्रेशर कौन सा है, ये जो इतना सा हिस्सा है आपका फ्लूइड का, है ना, इतना सा हिस्सा है हरा वाला, इसके पीछे वाला जो फ्लूइड है वो भी तो इस पर कोई फोर्स लगा रहा होगा, है ना, और इसके आगे वाला जो फ्लूइड है वो भी इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो ये पीछे वाले हिस्से से, ये पीछे वाले जो फ्लूइड है, यानी हरा हरा वाला हिस्सा अपन कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो इसके पीछे जो फ्लूइड है उससे जो फोर्स लग रहा है, और इसके आगे वाला जो हिस्सा है उससे जो फोर्स लग रहा है, उसमें कुछ वर्क को या कुछ एनर्जी का खर्च हो रहा होगा, उसी को अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस से, है ना। अब यहाँ पे फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स जो होता है वो होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो पहले वाले केस में प्रेशर P1 और एरिया A1, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा आपने, V1 इंटू डेल्टा टी, V1 मतलब वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इतनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस है। अब जोड़ेंगे अपन, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ये हरे वाले हिस्से पे पीछे की तरफ से तो जो प्रेशर लग रहा है, और ये मूव जहाँ पे कर रहा है, यानी कि जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कुल मिला करके। तो जो फोर्स लग रहा है और जितनी दूरी ये तय कर रहा है, इतनी दूरी इधर ही दूरी तय कर रहा है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में। पर इधर देखें तो दूरी तो ये इधर तय कर रहा है, पर इस पर जो फोर्स है वो इस तरफ से लग रहा है, यानी कि डिस्टेंस दूरी तो इधर है पर फोर्स इधर लग रहा है। दोनों जो है अपने अपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं, फोर्स और डिस्टेंस जो है यहाँ पे, ये फोर्स यहाँ से लग रहा है और डिस्टेंस यहाँ पे है, जहाँ इधर रहा है और फोर्स इधर से लग रहा है आगे वाले फ्लूइड की तरफ से। तो
इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे ना अपन, तभी तो आगे पहुँचेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, माइनस का साइन लगाया था, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है और जो फोर्स लग रहा है ये अपोजिट है, इसलिए अपन ने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अभी इक्वेशन ऐसे लिख लिया अपन ने। यहाँ से हमने ये मास का पता है कि मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी लिख दिया एज इट इज़। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया A1 लिख लिया और डिस्टेंस हमने V1 डेल्टा टी, यहाँ पे V2 डेल्टा टी लिख दी है ना यहाँ पे। फिर हमने क्या करा कि डेल्टा एम ये लिखा, और मास तो हर जगह बराबर होता है, तो ए वाला और बी वाला मास, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का है ना, ये ए पॉइंट का, ये बी पॉइंट का, चलो ए पॉइंट बी पॉइंट नहीं है, ये ए डैश ए बी का है और ये ए डैश बी डैश का, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का मास तो बराबर होगा ना, वो तो हमने समझ लिया। तो ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होगी। तो यहाँ से अपने A1 V1 डेल्टा टी की जो वैल्यू निकाली वो क्या निकाली, डेल्टा एम यानी कि मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी के नीचे चली गई तो अपॉन में आ गई। ठीक उसी तरीके से ये वाली यहाँ पे भी A2 V2 डेल्टा टी में डेल्टा एम बाय डेंसिटी ही आएगा अपना, ठीक है ना। अब हमने क्या करा कि जो A1 V1 डेल्टा टी जो इस फर्स्ट इक्वेशन में लग रहा था, यहाँ पर A1 V1 डेल्टा टी, उसकी जगह अपन ने डेल्टा एम बाय ये रख दिया अपने डेंसिटी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बराबर का साइन करा है। तो A1 V1 डेल्टा टी यहाँ पर हमने हटा करके इस पूरी चीज़ को हटा करके रिप्लेस करके, किससे रिप्लेस करके, डेल्टा एम लिख दिया। और P1 तो एज इट इज़ है, डेल्टा एम से माइनस करेंगे P2, यहाँ पे P2 और इस पूरी जगह को हटा करके डेल्टा एम बाय रो रख दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से डेल्टा एम बाय रो कॉमन ले लिया और P1 माइनस P2 ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे अपन, वर्क डन बाय ग्रेविटी। जो वर्क डन होगा ग्रेविटी के द्वारा वो होगा माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इसमें माइनस लगा देंगे अपन। तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया अपना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल किसकी बात करते हैं अपन, ए बी की, और फाइनल क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश की। अब ए बी और ए डैश बी डैश को अपन किस तरीके से और लिख सकते हैं वो यहाँ पे देखो। ये जो ए बी है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए डैश और ए डैश बी, इस तरीके से लिख सकते हैं इस ए बी को। तो ए डैश प्लस ए डैश बी लिख सकते हैं, यू ए डैश बी, है ना। वही यहाँ पे अपन लिख लेंगे, क्या लिखा अपन ने, यू ए डैश प्लस यू ए डैश बी। अब माइनस लगा देंगे यहाँ पे, अपना क्या है, अपना ए डैश बी डैश। तो ये जो ए डैश और बी डैश इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, ए डैश बी प्लस बी डैश, ए डैश बी प्लस बी डैश, यानी कि ये जो यू ए डैश बी डैश है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, यू ए डैश बी, इस हिस्से को यू ए डैश बी प्लस बी डैश ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा ये अपना यू ए डैश बी हो गया, फिर प्लस करेंगे यू बी डैश, इस हिस्से को यू प्लस यू ऐसे लिख सकते हैं ना। ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा मिलके तो ये हिस्सा बना, ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा मिलके ये हिस्सा बना ना। तो इसी को अपन ऐसे लिखा, ए डैश बी ये वाला हिस्सा और बी डैश ये वाला हिस्सा, इन दोनों को जोड़ के क्या लिखा अपन ने, पूरा हिस्सा ए डैश बी वाला, है ना। और ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे अपन, ए डैश कौन कितनी आ रही है अपनी, यू ए डैश बी प्लस यू बी डैश, ठीक है। अब यू ए डैश प्लस यू ए डैश बी, है ना, माइनस यू ए डैश बी माइनस यू बी डैश, ये ए डैश बी और ए डैश बी कटा और यहाँ पे बचा क्या, यू ए डैश माइनस यू बी डैश। कहने का मतलब ये है कि ये जो बीच वाला फ्लूइड था अपना, कौन सा वाला कटा अपना, ए डैश बी वाला, यानी ये वाला हिस्सा, इसका तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। अपन बात कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे अपना एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ पे वाला इस वाले फ्लूइड की अपन बात कर रहे हैं और अपन इस वाले की बात कर रहे हैं। बीच में तो एक
स्ट्रीमलाइन तरीके से फ्लो हो ही रहा है। वो बीच वाले की तो बात नहीं कर रहे अपन, दो एक्सट्रीम्स में बात कर रहे हैं, एक इधर वाले की और एक इधर वाले की। तो अपन जो बीच वाला है ये, इसको तो पूरा नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं एक प्रकार से, है ना। तो इतने से हिस्से की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी अपनी mgh1, और इतने से हिस्से की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी अपनी mgh2। ठीक है, क्योंकि दोनों h1 हाइट है और यहाँ पे h2 हाइट पे लगा हुआ है वो। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, mgh1 माइनस mgh2। अब यहाँ से अपन डेल्टा एम कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा mg, और बचा क्या h1 माइनस h2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो अपन। पहली इक्वेशन ये आई थी, इसको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर लो इसे आप। हाँ, दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी, ये आई दूसरी वाली इक्वेशन। अब यहाँ पे एक प्रकार का और फोर्स लग रहा है, ये तो ग्रेविटी वाले फोर्स से अपन ने देख लिया, और ये वाला जो फोर्स था ये कौन सा था, फ्लूइड प्रेशर के द्वारा लग रहा था फोर्स, ये वो था, है ना। अब एक फोर्स और है क्या यहाँ पे बताओ, मतलब अपन तो डायग्राम ले लेते हैं। तो जो डायग्राम है अपना, इसमें नीचे ग्रेविटी है कि इसको खींच रही, और पीछे जो फ्लूइड आ रहा है वो धकेल रहा है आगे वाले फ्लूइड को, है ना। इनके अलावा और कोई फोर्स यहाँ पे एक सच है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स था पर अपन ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि एक आइडियल फ्लूइड है ना। तो ये दो ही जो प्रकार की फोर्स है अपने, ये दो इक्वेशन आई ना अपनी, यहाँ पे लिख दूँ मैं अलग से क्या, पहली इक्वेशन कौन सी, ठीक है, डेल्टा एम क्या थी पहली इक्वेशन, डेल्टा एम बटे में रो P1 माइनस P2, ये इक्वेशन पहली थी। यानी कि ये एक फोर्स था अपने पास, और दूसरा फोर्स कौन सा था, डेल्टा एम, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स था दूसरा वाला, है ना। ये कौन सा फ्लूइड फोर्स है, फ्लूइड प्रेशर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो है अपना, है ना, फ्लूइड प्रेशर फोर्स है। और ये कौन सा फोर्स है अपना, ग्रेविटेशनल। इनके अलावा कोई तीसरा फोर्स यहाँ पे लग नहीं रहा है ना, क्योंकि ये एक आइडियल फ्लूइड है। तो यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर वाला फोर्स लग रहा है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, जो कि नीचे खींच रहा है उसको, ठीक है। तो ये दो ही फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, और कोई दूसरा फोर्स अभी हम कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो वर्क एनर्जी थ्योरम थी, हमने क्या बोला कि वर्क डन जो है ऑल फोर्सेस के द्वारा वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं अपन, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो होगा आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपना 1/2 m और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस 1/2 डेल्टा एम और इनिशियल वेलोसिटी v1। यहाँ से अपन कॉमन लेंगे 1/2 डेल्टा एम, और क्या बचेगा यहाँ पे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर अपन बोल दो 3। समझ आ गई, ये फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी अपनी v2 है, और 1/2 मास इंटू वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी अपनी v1 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 + 2 बराबर होगा इक्वेशन नंबर 3 के। यही वर्क एनर्जी थ्योरम अपनी बोल रही है चिक चिक करके। ये हमने यहाँ पे ये बात की कि ऑल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होगा वो अपना काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। तो कौन कौन से फोर्स, मेनली दो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। एक तो फ्लूइड प्रेशर से, जो कि फ्लूइड अपना धक्के मार रहा है पीछे से, ताकि आगे वाला फ्लूइड आगे बढ़े और पीछे वाला फ्लूइड आगे आए, है ना। उसी तरीके से तो ये पूरी एक स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। फ्लूइड प्रेशर समझ तो आ गया ना आपको क्या होता है। यानी कि इसमें अगर अपना पानी बह रहा है तो पीछे वाला पानी आगे वाले पानी को धक्का देगा, ताकि आगे वाला पानी आगे बढ़े और पीछे वाला पीछे आए। इसी के द्वारा, इसी काम करने में, धक्के देने वाले काम में जो अपना फ्लूइड के द्वारा प्रेशर लग रहा है, उसमें जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो वाली एनर्जी अपनी कौन सी होगी, अपनी फ्लूइड प्रेशर वाली, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स से भी कुछ एनर्जी इसमें लग रही होगी। यानी कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस पर ग्रेविटी का भी कुछ असर हो रहा होगा ना। तो मेनली इस पर दो ही फोर्स अपने एक्ट कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इसकी वैल्यू ये आ गई, और एक लग रहा है अपना फ्लूइड प्रेशर के द्वारा फोर्स, जो कि धकेल रहा है, उससे जो फोर्स लग रहा है वो ही आ गई। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये दोनों फोर्सेस अपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, यानी कि इसके बराबर होनी चाहिए,
इसके इक्वेशन नंबर 3 के। तो अपन इनको बराबर करके बर्नौली थ्योरम की जो मेन इक्वेशन है उसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी फोर्स है अपनी? पहली इक्वेशन है अपनी डेल्टा एम अपॉन में रो P1 माइनस P2। प्रेशर है P1, मास डेल्टा एम और डेंसिटी रो। यहाँ पे डेल्टा एम जी H1 माइनस H2 ये प्लस में है ना, सॉरी, दो प्रकार की फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है अपना फ्लूइड प्रेशर के द्वारा फोर्स है। दोनों फोर्सेस को अपन ने जोड़ा और इसको किसके बराबर रख दिया अपन ने? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की द्वारा। क्या हो गया अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? 1/2 डेल्टा एम और यहाँ पे V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब यहाँ से डेल्टा एम कट गया क्योंकि मास सब जगह एक जैसा ही होता है, जितना मास निकलेगा उतना ही बाहर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा? डेल्टा एम सब जगह से हट गया। आई बात समझ में? अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी से, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या अपनी इक्वेशन बनेगी? रो बटे रो P1 माइनस P2 प्लस रो जी अंदर H1, अच्छा H1 माइनस H2 है ना, H1 माइनस H2 बराबर में रो 1/2 V2 माइनस V1 का स्क्वायर। ये हो गई, अपने रो से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे रो से मल्टी, तो यहाँ पे क्या होगा? रो से रो कट गया। ठीक है, अब इसको इस तरीके से लिखेंगे अपन P1 माइनस P2 प्लस इसका अंदर इंटू कर देंगे तो रो जी H1 माइनस रो जी H2 बराबर में 1/2 रो है ना, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस इस 1/2 रो का V1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब एक वाली टर्म एक जगह और दो वाली टर्म दो जगह, तो P1 अब इधर ही माइनस वाला इस तरफ जाएगा इक्वल टू इस तरफ, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पहले ये वाला इसको लिख लेते रो जी H1 फिर प्लस में ये इधर माइनस का इधर आया तो प्लस में आ जाएगा ना, तो 1/2 रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर इस तरफ वाले में दो वाले की बात करें तो ये P2 माइनस का इधर जाके प्लस में हो गया P2 प्लस यहाँ पे क्या है अपना ये माइनस वाला रो जी H2 इधर जाके प्लस में हो गया तो प्लस रो जी H2, हाँ, प्लस यहाँ पे पहले से है ही सही 1/2 रो V2 स्क्वायर 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यही आपकी बर्नौली थ्योरम अपनी हो गई। अब इसको अपन मेन इसकी डेफिनेशन अभी और समझना इसमें बाकी है अभी। ठीक है, तो जो डेरिवेशन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अपन इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ठीक है ये थ्योरम कहना क्या चाह रही है एक्चुअल। अब इसकी परिभाषा अपन समझ के इसको सब खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये जो है अपना क्या है, इसमें P1 प्लस रो जी, बर्नौली थ्योरम लिख देता हूँ, बर्नौली थ्योरम। इसमें क्या है अपना P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है ना, इससे अपने को क्या समझ आता है कि जो P है प्लस रो जी एच है प्लस 1/2 रो V स्क्वायर है, ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है, जभी तो एक पॉइंट का और दूसरा पॉइंट का बराबर आ रहा है। ये बर्नौली थ्योरम आपकी कह रही है। क्या कह रही है बर्नौली थ्योरम आपकी? जो P है प्रेशर प्लस रो जी एच है प्लस 1/2 रो V स्क्वायर है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है? P प्रेशर, ये डेंसिटी, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 10 होती है, ये हाइट हो गई, ये डेंसिटी और ये वेलोसिटी स्पीड, है ना।
वी क्या हो गया अपना, स्पीड हो गया, वॉल्यूम नहीं है वो, स्पीड है ना। तो कहना क्या चाह रही है अपनी बर्नौली थ्योरम कि ये जो पी है, जो पी क्या है, ये रो जी एच क्या है, 1/2 रो वी स्क्वायर क्या है, इसको भी समझ लेते हैं अपन। प्रेशर एनर्जी, थोड़ा सा बचा कंसंट्रेशन से आप समझो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी आपकी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी आपकी, मुझे ये बताओ। प्रेशर एनर्जी क्या होती है आपकी, एनर्जी क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वॉल्यूम क्या होता है अपना, एरिया इनटू डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है ना। एनर्जी है ना, प्रेशर एनर्जी, जो फ्लूइड की जो फ्लूइड प्रेशर जो एनर्जी लग रही थी हम उसकी बात कर रहे हैं, समझ आ रही है बात। तो ये अरे ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपन देख रहे हैं, है ना, ENERGY। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपन देख रहे हैं। तो प्रेशर एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी होती है आपकी फोर्स इनटू डिस्टेंस, वॉल्यूम भी होता है आपका एरिया इनटू डिस्टेंस। यानी कि अगर आपने ये लिया, यहाँ पे कोई स्पीड है आपकी, लेट्स से आपको यहाँ का इसका जो एरिया है इसको ए मान लिया अपन ने, वेलोसिटी आपकी वी है और ये इस डिस्टेंस आपकी एक्स है, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी क्या होगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो गया आपका, प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्टेंस अपन ने यहाँ पे एक्स बोल दी, ठीक है। अपॉन में अपन वॉल्यूम की अगर बात करें, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, तो नीचे वॉल्यूम क्या होता है अपना, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो ये चीज़ कट गई। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपने इसकी वैल्यू क्या आई अपनी, जो फ्लूइड के प्रेशर की वैल्यू थी वही आई अब, ठीक है। एक चीज़ ये याद रख ली अपन ने, है ना। एक दूसरा हमने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, mgh वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम ये होता है आपका डेंसिटी, रो जी एच आ गया, ठीक है। अब देखो जादू होने वाला है कुछ। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ले लिया अपन ने, ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है। फिर मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है अपना, डेंसिटी। तो 1/2 डेंसिटी इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। तो ये जो अपन ने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी थी, इसमें ये पी क्या है, ये पी और कुछ नहीं है, ये प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अच्छा ये रो जी एच क्या है अपना, ये रो जी एच क्या है अपना, ये कुछ नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और भाई साहब अच्छा ये 1/2 रो वी स्क्वायर क्या है आपका, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर क्या है, यहाँ देखो नीचे क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या चीज़ है आपकी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया है ना। तो बर्नौली इक्वेशन कुल मिलाकर के ये कह रही है कि जितनी भी एनर्जीज हैं अपने एक फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर दर 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 दर, उस वो एक पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में या नीचे वॉल्यूम है ना, वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट दी पाइप। आपके हजम होगी ये बात एक पन्ना और लिख करके। बर्नौली जो इक्वेशन है आपकी वो क्या है, P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, है ना। वी वेलोसिटी या स्पीड, घनत्व डेंसिटी, और पी प्रेशर और एच हाइट। तो ये होता है अपना कांस्टेंट, यानी कि एक जैसा। अब यहाँ मैंने कांस्टेंट लिखा, मैं बराबर है कि P2 V2 ऐसा भी लिख सकता था, यहाँ P1 भी लिख सकता था, है ना। अरे आपको कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है ये समझ नहीं आ रहा होगा। P1 अगर P2 के बराबर है, यानी किसी भी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट वाले के प्रेशर के बराबर है, तो इसका मतलब यही है ना आपका कि वो चीज़ कांस्टेंट है, एक पे भी वही चीज़ है दूसरे पे भी वही है, तभी तो 1 और 2 की वैल्यू बराबर है ना। तो जो है अपना P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर अपना कांस्टेंट है। इससे मतलब ये है कि हमने क्या बोला, प्रेशर एनर्जी है। अभी समझा ना हमने ये प्रेशर एनर्जी क्यों है ना। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये P, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है P। रो जी एच है अपना
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और 1/2 रो वी स्क्वायर क्या है अपना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, तो इन सब को अपन बोल सकते हैं प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम क्या होता है अपना, कांस्टेंट होता है, एक जैसा होता है। यानी कि अपना एक पाइप है, अगर इसके किसी भी हिस्से पे किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम में आप देखोगे तो जो सम होगा टोटल एनर्जी का वो बराबर होगा, यहाँ पे भी बराबर होगा, वो यहाँ पे भी बराबर होगा, वो यहाँ पे भी बराबर होगा, वो कहीं पे भी देख लो, जो सम ऑफ ऑल एनर्जीज होती है किसी भी वॉल्यूम में देख लो आप, यहाँ पे देखो कि सारी एनर्जी का सम, सारी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे देखो आप, यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, चाहे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, चाहे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, वो बराबर होगी बी वाले पॉइंट की। इसकी जो वैल्यू आएगी जो ए पे, इसकी भी जो वैल्यू आएगी ए पे, वो बराबर होगी जो वैल्यू इसकी बी पे आएगी उसके। यहाँ पे भी बराबर होगी, यहाँ पे भी बराबर होगी। तो ये आपकी बर्नौली थ्योरम कहती है कि कोई पानी अब यहाँ से बह रहा है, यानी कि फ्लूइड आपका किसी पाइप में से बह रहा है, उस फ्लूइड में किसी भी यूनिट वॉल्यूम पे, चाहे वो 1 मीटर स्क्वायर हो, चाहे 10 मीटर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, किसी एक यूनिट वॉल्यूम पे अगर आप देखो, सिंपल समझो कि ये पाइप फ्लो कर रहा है ना, इसमें आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आप सारी एनर्जी का जो सम निकालोगे ना वो बराबर होगा, हर जगह सेम होगा, कुल मिलाकर के बराबर नहीं होगा, हर जगह सेम होगा। ए पे अगर आपने सारी एनर्जी का सम निकाला वो बराबर होगा बी पे जो सारी एनर्जी का सम निकाला उसके सम के बराबर होगा। तो बर्नौली थ्योरम की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो अपन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। बर्नौली थ्योरम की जो डेफिनेशन है, बर्नौली थ्योरम की जो डेफिनेशन है एक्चुअल में वो क्या है वो अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो क्या कहना, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। अपन जो बर्नौली थ्योरम है उसकी डेफिनेशन आप लिखने जा रहे हैं। तो ये क्या होती है, द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। समझ आ गई बात। सम ऑफ टोटल एनर्जी मतलब कुल मिलाकर जो टोटल एनर्जी है आपकी, अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी किसी भी एक वॉल्यूम में वो जो है सेम रहने वाली है। कहने का मतलब है कि ये पाइप लिया अपन ने, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट माना ए और एक पॉइंट माना बी। ए पे जो टोटल एनर्जी होगी आप टी ओ टी है टोटल एनर्जी, वो बराबर होगी ए पे जो टोटल एनर्जी होगी आपकी इस फ्लोइंग फ्लूइड की, जो फ्लूइड बह रहा है उसकी जो टोटल एनर्जी आपकी ए पे होगी वो एग्जैक्ट बराबर होगी आपकी टोटल एनर्जी जो आपकी बी पे है। एनर्जी ए पे एनर्जी बी पे बराबर होगी। यही आपकी क्या कहने जा रहा है आपकी बर्नौली थ्योरम। उसका डेरिवेशन प्रूफ सब अपन ने देख लिया है ना। यानी कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होती है आपकी कांस्टेंट, यानी कि चेंज नहीं होती है। चाहे आप ए पे देखो चाहे बी पे देखो उसकी वैल्यू बराबर या सेम ही आएगी, ठीक है ना। यही आपकी क्या कहना चाहती है बर्नौली थ्योरम, यही है बर्नौली थ्योरम। जो टोटल एनर्जी होती है आपकी, टोटल एनर्जी किसी भी वॉल्यूम में आपकी बराबर होगी, चाहे ए पे देखो चाहे बी पे देखो कहीं पे भी देख लो आप, वो बराबर ही होगी। और टोटल एनर्जी को अपन किस तरीके से लिखते हैं अपन, पी प्लस टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम जो है ये टर्म, इसको अपन तीन इस तरीके से बनता है ना। टोटल एनर्जी मतलब एक हो गई आपकी प्रेशर एनर्जी, एक हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, एक हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी।
पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी अपन पर यूनिट वॉल्यूम को भी लिखा था अपन ने, फॉर्मूले से डिराइव करा था। इसको अपन ने लिखा था रो जी एच। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अपन ने लिखा था 1/2 रो वेलोसिटी का स्क्वायर। ये जो चीज़ है अपनी, ये वाले एक्सप्रेशन आया अपना इतना वाला, ये आप इस पाइप के किसी भी हिस्से में देख लोगे, इसकी वैल्यू इस चीज़ की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, यही बर्नौली थ्योरम थी। थक गया मैं पढ़ा के, गला सूखने लग गया मेरा। अब अगले लेक्चर में अपन देखेंगे इसके एप्लीकेशन वगैरह वो सब क्या होता है।